धड़ाधड़ अफगानिस्तान जा रहा है। अगर जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर मैं रहता हूँ, ज़मीनें गवर्नमेंट ने हमसे ले लिए, हमारे नुमाइंदे ज़िम्मेदार हैं। और सरियाब रोड कोयटा का दिल समझा जाता है। आप और हम न गवर्नमेंट के साथ लड़ सकते हैं। यही गंदम, यही आटा, यही खाद, यही चीनी। रेट ईरानी डीजल का होना चाहिए, वो नहीं है। अगर बिजली नहीं है तो टैंकर भी आप नहीं खरीद सकते। जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर मैं रहता हूँ, ये सरियाब रोड कहलाया जाता है और सरियाब रोड कोयटा का दिल समझा जाता है। सरियाब की जो आबादी है वो पाकिस्तान बनने से भी कबल की आबादी है और यहाँ की एक वाहिद शारा है जिसको सरियाब रोड कहा जाता है, जो कि अरसा 4 साल से जो है वो उसके रोड तोसी का काम चल रहा है, लेकिन वो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। धूल और मिट्टी सारा दिन जो है लोग चाटते रहते हैं और कई किस्म के अमराज का शिकार हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखें, इसमें तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि सरियाब रोड की वजह से मुकम्मल कोयटा डिस्टर्ब है। सरियाब रोड, ये सरियाब कस्टम से शुरू होकर यूनिवर्सिटी तक लोग बहुत ही यानी इससे मुश्किल से दुचार हैं। कारोबार लोगों का चला गया, ज़मीनें गवर्नमेंट ने हमसे ले लिए, न किसी को मुआवजा आज तक रोड का उस तमीर काम को आप छोड़ें, आज तक लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है। हम तो मुआवजे पे लड़ रहे हैं। किसी को ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला, किसी को मलबे का नहीं मिला है, और वो भी सरकार बज़ोर डंडा 500-600 रुपया उसने ऐलान किया है, वो उससे बढ़ नहीं रहा। लोगों को तो अभी तक वो पैसा नहीं मिला है। जब हमें 4 साल में अपना हक नहीं मिल रहा तो आपके ख्याल में ये रोड 2-4 महीने में तैयार हो जाएगा? बिल्कुल इस तरह नहीं है। आप क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार, इतना लेट करने का ठेकेदार को जिम्मेदार समझते हैं, हुकूमत को जिम्मेदार समझते हैं, इंतजामिया को जिम्मेदार समझते हैं? सबसे पहले तो हमारे नुमाइंदे जिम्मेदार हैं, जिनको हम लोगों ने चुना है, उनकी जिम्मेदारी है। आप और हम न गवर्नमेंट के साथ लड़ सकते हैं, न इंतजामिया के साथ लड़ सकते हैं, न कहीं इस आवाज़ को हम ले जा सकते हैं। असेंबलियाँ किस लिए बनी हुई हैं? इस आवाज़ को वो उठाएं, कल हम लोगों के मुकम्मल ये मामला हल हो जाएंगे। हमने इनको भेजा, ये गूंगे बहरे हैं, इनको तो सिर्फ अपने ही पेट का लगा हुआ है, अपने ही धंधों में लगे हुए हैं, जहाँ से जो भी आता है। और ये जो अभी नौकरियों का सिलसिला तसलसल जो चल रहा है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 5-10-20 साल से लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं, सब पे रेट लगा हुआ है। ये रेट लगाने वाले कौन हैं? ये हमारे और आपके वज़रा साहिबान हैं। तमाम यानी हमें पसमानदा रखने के जितने भी वो आ रहे हैं, हमारे नुमाइंदों पर। मेरा तो शिकवा नुमाइंदों से है और किसी से नहीं। अगर ये ठीक हो जाएंगे, हमारे तमाम मामला सही हो जाएंगे। ये आटे का मामला और गंदम का मामला भी चल रहा है। ये अक्सर ये भी देखा गया है कि ये बार्डर के ज़रिए से अफ़गानिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान जाती हैं और दीगर जो ममालिक हैं वस्ती एशिया के, वहाँ पर भी जाती हैं और ये ताजरान जो है ये लोग ले जाते हैं, या कोई ऐसी माफिया है वो ये ले जाते हैं। आखिर इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही? जब गंदम कानूनी तौर पर हमारे यहाँ अगर नसीराबाद से कोयटा नहीं पहुँच सकती, तो ये अफ़गानिस्तान, स्पिन बोल दो काबुल, किस तरह पहुंच रही है? ये सब पेट के पालतू हैं, सब बैठे हुए हैं चैनों पर, पैसा लेकर इनको छोड़ देते हैं और पैसे की वजह से हम और आप यहाँ भूख से मर रहे हैं। और यही गंदम, यही आटा, यही खाद, यही चीनी धड़ाधड़ अफगानिस्तान जा रहा है। अगर ईरानी डीजल और पेट्रोल को देख लिया जाए, ईरानी डीजल और पेट्रोल पाकिस्तान पहुँचते पहुँचते कई जाने निकल जाता है और कई मकामात पर लोग जो है माजूर हो चुके हैं, हादसात हुए हैं और ये मुश्किल मरहलों से गुजर कर ये ईरानी डीज़ल और पेट्रोल पाकिस्तान में पहुंचता है। जबकि अगर इसके ऊपर ना तो टैक्स है, सिवाय इसके कि ये मुख्तलिफ चेक पोस्टों से गुजरता हुआ ये जो है कोयटा पहुंचता है, बलूचिस्तान के दीगर शहरों में पहुंचता है। लेकिन अगर रेट के हवाले से देखा जाए तो जो रेट ईरानी डीजल का होना चाहिए वो नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के जो डीजल और पेट्रोल है उसके ही बिल्कुल बराबर इसके रेट है, कोई 10-15 रुपए का फ़र्क है डीजल या पेट्रोल को। इसी तरह गंदम भी इसी तरह हो चुका है हमारे लिए, डीजल भी इसी तरह, चीनी भी इसी तरह। बलूचिस्तान में तो हैरान हूँ कि हमें करना क्या चाहिए। अगर हम दुनिया को ये कहते हैं कि हमें पीने के लिए पानी नहीं है, तो आप यकीन करेंगे वो दुनिया वाले परेशान हो जाएंगे। ये किस दुनिया के लोग हैं, इन्हें पीने तक पानी नहीं और फिर भी ज़िंदा हैं। 20 साल से आपके पास पानी है पीने के लिए? टैंकर
टैंकर, तो टैंकर वही है ना, अगर बिजली नहीं है तो टैंकर भी आप नहीं खरीद सकते। आज 1500 की है, 2 दिन अगर बिजली नहीं है 3000 तक एक टैंकर। सबसे पहले क्या है कि कानून की बालादस्ती हो। जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी तो वहाँ इस किस्म के हथकंडे, इस किस्म के लोगों के साथ रवैये रवा नहीं रखे जाएंगे। तो कानून की बालादस्ती नहीं है, जिसको जो करना है वो मजाज है, वो कर सकता है। आपका कहने का मकसद ये है कि ये जो दिन ब दिन करप्शन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन जो है ये चाहे गंदम हो, आटा हो, चीनी हो या दीगर जो खाने पीने की खुराक हो, वो जो स्मगलिंग हो रही है, और ये जो डीजल और पेट्रोल जो ईरान से पाकिस्तान आ रहा है, इस सब में करप्शन ही का हाँ अमल दखल है। इस सब में हम जिम्मेदार हैं, इंतजामिया जिम्मेदार है, सूबाई वफाकी हुकूमतें जिम्मेदार हैं। मुकम्मल हम डूबे हुए हैं करप्शन में। अच्छा, हाँ, हमारी वजह से लोग जो है ना मर रहे हैं, फाका कशी में मर रहे हैं, बॉर्डरों से जो तेल ला रहे हैं। कल भी 2 जवान मर गए थे और आए दिन मर रहे हैं। हमारे मरने से किसी को कोई सरोकार नहीं, उनकी जेबें भर रही हैं और जो भी आ रहा है अपने आप को देख रहा है। अवामी यहाँ नुमाइंदा मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि उनको ये ख्याल हो कि आपका क्या हाल है, मेरा क्या हाल है, और ये लोग कहाँ से कमा रहे हैं और किस तरह गुजारा कर रहे हैं। कानून की बालादस्ती होगी, इंशाल्लाह हम सब उस नहज पे ज़रूर पहुँचेंगे कि आप अपने जगह पे, मैं अपने जगह पे, अवाम जो है ना वो खुशहाल बनेंगे, आसूदा बन जाएंगे। लेकिन इससे पहले ईमानदारी, ये करप्शन, ये ख़त्म होना चाहिए और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, तब हम जाकर तरक्की करेंगे। मैं आखिरी सवाल की जानिब जा रहा हूँ। सरियाब एक गुंजान आबादी वाला इलाका है। किसी ज़माने में यहाँ पर एक सूबाई असम्बली की नशिस्त हुआ करती थी और कौमी असम्बली की कोई नशिस्त यहाँ पर नहीं थी। अब जबकि सरियाब में 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, एक आध मखसूस नशिस्तें भी हैं और कौमी असम्बली की नशिस्त भी है और सेनेटर हजरात भी यहाँ से मुंतखब होकर जाते हैं, उसके बावजूद वो जो पहले वाला सरियाब था वही पसमानदगी, ना तो तालीम, ना तो सेहत, ना तो रोजगार, मंशियात वाफर मिकदार में बिक रही है। आए रोज जो है चोरी और डकैती की वारदातें हो रही होती हैं। आखिर ये कब सरियाब चेंज होगा? आखिर इस सरियाब की तकदीर कौन बदलेगा? सरियाब की तकदीर किस तरह बदली जा सकती है? सरियाब के नौजवान जो बेरोजगारी की वजह से, जाहिर सी बात है, मंशियात में भी जो है पढ़ रहे हैं और जराइम की जो दुनिया है वो भी अख्तियार कर रहे हैं। आखिर सरियाब को आप क्या समझते हैं? कोई इसका वाली वारिस, कोई इसका मालिक, कोई अवाम को पूछने वाला, इनके कोई दुख दर्द में साथ देने वाला आपको समझ में आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो इल्म की कमी है। सबसे पहले बुनियादी बात यह है कि जब हम इल्म होंगे, तालीम याफ्ता होंगे, तो किसी लीडर को परखने में, किसी लीडर के चुनाव में फिर हम एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सरियाब की नहीं, पूरे बलूचिस्तान की मैं आपको मिसाल दूँ, 10% तालीम नहीं है। तो ये हमारे ही लोग हैं, कल कोई नवाब बन के आ जाता है, कोई मीर बन के आ जाता है, कोई सरदार बन के आ जाता है, कोई आलिम दीन बन के आ जाता है। तो इनके पास इतने हरबे हैं कि अब हम रो रहे हैं 5 साल से, लेकिन वो अपना हरबा इस्तेमाल उस सूरत में करता है, उसको पता है कि ये अनपढ़ जाहिल लोग हैं, तो उस एवज़ में भी वो अपना काम निकाल लेता है। सरियाब की आवाम से, बलूचिस्तान की आवाम से, कोयटा की आवाम से मेरी गुजारिश है कि कम अज़ कम इलेक्शन करीब आने वाले हैं, इसमें अगर आप लोगों ने अब भी सच्चाई नहीं की, अब भी आप लोगों ने अपने लीडर का सही इंतखाब नहीं किया, तो अगले 5 साल के लिए फिर यही रोना, फिर यही पानी ना होना, फिर गैस की कमी, बिजली ना होना, स्कूल ना होने, सरियाब रोड का मामला, बलूचिस्तान के मुकम्मल मामलात जैसे थे उसी तरह रहेंगे। और अगर हमने अच्छा इक़दाम उठाया, एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छा लीडर लाया, तो हो, क्योंकि कौम की तकदीर लीडर से बदलती है। अगर आपके पास एक लीडर तकदीर बदलने वाला ना हो तो आप कैसे तरक्की करेंगे? अब तो तरक्की कर ही नहीं सकते। तो लीडर साहिबान आपके सामने हैं, पूरे कोयटा ने, पूरे बलूचिस्तान के। आप बहैसियत एक एंकर, बहैसियत एक चैनल के मालिक, आप किसी से आज़ादी के साथ मिल नहीं सकते।
तो हम क्या खाक मिलेंगे इनसे, हम क्या खाक इनको अपना वो मसला पेश करेंगे? क्या इनको मालूम नहीं है? ये भी तो इसी गली कूचे सरियाब के, कोयटा के, बलूचिस्तान के लोग हैं, इनको भी अच्छी तरह मालूम है कि कहाँ कोई स्कूल है, गैस है, बिजली है या नहीं। तो मुकम्मल कोयटा खंडरात का शक्ल इख्तियार कर चुका है। सरियाब रोड को तो हम कहते थे कि ये बाब एशिया, तमाम ममालिक से इसी रोड से, लंदन रोड भी इसी को कहते हैं, अंकारा रोड भी इसी को कहते हैं, तेहरान रोड भी इसी को कहते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं सरियाब का क्या हाल है। 5-10 मिनट दुकानदारों को छोड़ें, आप और हम किसी थड़े पे, किसी दुकान के सामने, किसी होटल पे ऐसे गर्द गुबार की वजह से बैठ नहीं सकते और लोग बड़े परेशानी में हैं। मैं कहता हूँ आवाम से, अपने इंतज़ामिया से, अपने नुमाइंदों से, वफाक से, सूबाई हुकूमत से मैं ये हाथ बांध के जोड़ के उनसे गुजारिश करता हूँ कि हम पे ज़रा रहम करें। और हमारे मामलात बहुत गंभीर हो चुके हैं, हम बेरोज़गार हो गए हैं, हमें पीने तक पानी नहीं मिल रहा, न गैस, न बिजली, न तालीम, कुछ नहीं है। खुदा के लिए कम अज़ कम उस एक वोट के बदले थोड़ा सा ईमानदारी करें। हमें इनसे पैसा नहीं चाहिए, ये नौकरियां बेच रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है कि इनको दे दें, हम ले लें नौकरियां, वो भी उनके हो गए। बहरहाल सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी क्या, बिजली है, पानी है, गैस है, स्कूल्स हैं, ये हमें दे दें, एक बुनियादी सहूलत सेहत है। इन 5 चीज़ों से महरूम हैं, देख रहे हैं, राह तक रहे हैं, कोई आए हमें ये ज़रूरियात ज़िंदगी जिससे हमारी ज़िंदगी आसानी से गुजरे हमें दे सके। राह तक रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा फरिश्ता सिफत, ऐसा कोई MPA, ऐसा कोई MNA आए कि वो सरियाब के लोगों की ज़िंदगियां बदल दे, उनको सेहत के मामलात से निजात दिलाए, उनको जो है तालीम के मसाइल से निजात दिलाए, सड़कों की जो टूट फूट है उनसे निजात दिलाए। ये थे हाजी मीर वली मोहम्मद कलंदरानी साहब, जिनके साथ हमारी सैर हासिल गुफ्तगू हुई, लेकिन फिर भी तशनगी है, तशनगी रह गई। आइंदा किसी और प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीम हम जो है हाजी मीर वली मोहम्मद कलंदरानी के साथ बैठेंगे और इसी तरह से खूबसूरत नशिस्त करेंगे। अब इजाज़त दीजिएगा अपने ग़ुलाम जिलानी शाद को। अस्सलामु अलैकुम।